पाकिस्तान ने जो अटैक किया है अफगानिस्तान के ऊपर, ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। तो समझना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये तब तक समझ नहीं आएगी जब तक हम हिस्ट्री को हिस्ट्री समझ के और मौजूदा सिचुएशन की जो नई जो सिचुएशन बनी है इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान फ़ौज और अमेरिका ने जो उसामा बिन लादेन और फर्स्ट जनरेशन ऑफ टेररिस्ट सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल किए थे, वो एक अलग सिचुएशन। अब वो उसकी हिस्ट्री तो अब खुल के सामने आ गई है, एक्सेप्ट भी कर ली है पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने भी, हिलरी क्लिंटन ने भी, अमेरिकनों ने भी। लेकिन होता ये कि पुरानी हिस्ट्री तब एक्सेप्ट की जाती जब नई स्ट्रेटेजी आई जाती है मार्केट। अब ये जो पहली स्ट्रेटेजी थी जिसके तहत सोवियत से लड़े, तालिबान भी बाद में आए, पहले दूसरे टेररिस्ट आते रहे, जिहाद को भी बदनाम किया गया, फिर ये अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ, ये सारे आप जानते हैं। अब नई स्ट्रेटेजी क्या है? 2003 में, गालिबन 4 में जो अटैक हुआ इराक के ऊपर अमेरिका ने किया, उस अटैक के बाद वहां पे अलकायदा इराक ने जन्म लिया। अब डेफिनेटली जहाँ अमेरिका बैठा था वहां अलकायदा इराक अगर जन्म ले रही है तो वो अलकायदा इराक कैसे यूएस की प्रेजेंस के बगैर या उनकी आशीर्वाद के बगैर पॉसिबल हो सकता। अच्छा, वो अलकायदा इराक आगे चल के 2008-9 में आईएसआईएस बनी। आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट इराक शाम। तो वहाँ आपको याद हो, वहाँ एक बड़ा मशहूर अल बगदादी राइज हुआ, तो बाद में फिर मारा गया। वहाँ बेसिकली फिर स्प्लिट हुआ था। वहाँ से ये जो शाम का अब सदर बना है जुलानी, ये निकला। ये जुलानी पहले आईएसआईएस का हिस्सा था, फिर 2013-14 में ये आईएसआईएस से अलग होकर इसने एचटीएस बनाई। एचटीएस मीन हयत तहरीर उल शाम, इस नाम से एक जमात ये अब इख्तिदार में शाम में आई है। उससे इसराइल भी हैप्पी है, अमेरिका भी हैप्पी, सऊदीया भी हैप्पी, बेसिकली जितने भी लोग हैं सरमादारी ब्लॉक के वो हैप्पी हैं। और इससे इसराइल ने थोड़ा सा इलाका भी लिया है मुख्तलिफ ममालिक में इसके आने के बाद, और इसके बाद पूरा मिडल ईस्ट डिस्टेबलाइज हुआ है। ठीक है, हिजबुल्लाह को भी नुकसान पहुंचा। बेसिकली एचटीएस इज अ विंग ऑफ आईएसआईएस ओरिजिनल। फिर आईएसआईएस जो है वो आईएसआईएल में बनी। फिर आईएसआईएस जो है वो अफ्रीका में नाइजीरिया और इन ममालिक के खिलाफ भी लड़ी। फिर आईएसआईएस जो पाकिस्तान के करीब तरीन मुल्क है, सोमालिया, अगर समुंदर के अंदर से जाए तो वो उसका एक हिस्सा भी अलग किया जिसको इसराइल तस्लीम कर। तो टेररिस्ट की एक नई वेव जो है वो 2003-4 के बाद। अब ये जितने भी टेररिस्ट की वेव है ये पाकिस्तान से और पाकिस्तानी फौज के जरिए ये नहीं ऑपरेट हो रहा है, ये ऑपरेट किसी और सोर्सेज से हो रहे हैं। पाकिस्तान अपने सोर्सेज जरूर रखता है जिसके ऊपर पीटीआई भी इशारा करती है कि ये इनके बंदे हैं, क्योंकि ये गेम ऐसी जिसमें फौज को अपना पाकिस्तानी फौज को भी अपना ये रखने पड़ते हैं रिसोर्सेज अंडरग्राउंड, क्योंकि गेम ऐसी चल रही है। गेम को वो समझते हैं क्योंकि पहली गेम के वो मेन स्टेक होल्डर, तो इसलिए ये गेम इतनी सादा नहीं है कि हम फौज पे इल्जाम लगा दें, क्योंकि उसने मार्केट के रूल्स के मुताबिक खेलना है। मार्केट में जो रूल्स चल रहे हैं वो समझ। अब बेसिकली इसमें ये आईएसआईएस की हिस्ट्री तो अब आईएसएल खुरासान बनी है, आईएसके इस्लामिक स्टेट के खुरासान। अब ये इसके जो टेररिस्ट हैं ये बेसिकली इसमें अब ये नाम इस्लाम का हर जगह पे लिया जा रहा है। बेसिकली इससे फायदा हो रहा है इसराइल। एपिसेंटर इज इसराइल नाउ, टेररिज्म का एपिसेंटर अब इसराइल है, वहां से ये कंट्रोल हो रही है। क्योंकि अब सऊदीया ये लोग तो बैक फुट पे चले गए थे, लेकिन इससे फायदा इसराइल को हो रहा है। तो इसलिए ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि इसराइल इज एपी सेंटर ऑफ नाउ टेररिज्म। अच्छा, अब पाकिस्तान की फौज अब ज्यादा अलाइन है चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी। पाकिस्तानी स्टेट एज ए सिर्फ फौज नहीं, एज ए स्टेट अलाइन है, क्योंकि सफारत खानों में तो सारे लोग होते हैं, तो मास्टर्स भी होते हैं, मिलिट्री के लोग भी होते हैं, बाकी इंस्टीट्यूशंस के लोग भी होते हैं। तो एज ए स्टेट पाकिस्तान जो है वो इन ताकतों के साथ, बाकी ताकतों के साथ अलाइन है। तो जब इनके साथ अलाइन है तो अब चाइना में 2008-9 में भी टेररिज्म की एक वेव आई थी, उनके शिनजियान और ऊंची इन इलाके जो कि ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान इन कंट्रीज से अलाइन है। अब यूएस अगर यहाँ से विदड्रॉ किया है तो, और फिर याद होगा कि नहीं, ये जो दूसरे टेररिस्ट थे जिन्होंने इस्लामाबाद में भी चाइनीज शॉप्स पे और उनके अटैक किए थे, ये हमारे लाल मस्जिद वाले लोग, हमारे तो नहीं मतलब, तो इन लोगों ने इस पे भी अटैक किया था। अब ये लोग जो हैं बेसिकली ये माइंडसेट चाइना को फाइनली अब पाकिस्तान है वो एक मिडिल पावर है, एक मतलब सुपर पावर तो नहीं है ना, वो मिडिल पावर है, वो इन बिटवीन अपने मुल्क का इंटरेस्ट भी कहीं प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, अब ये अलग एक स्टोरी है कि स्टेट पाकिस्तानी लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखती है, ये भी एक डिबेटेबल है और ये भी एक फैक्ट है। लेकिन जो सिस्टम चलाने वाली ताकतें होती हैं वो स्टेट का ख्याल कहीं ना कहीं रख रही होती हैं अपने नजरिए के मुताबिक। तो ये इसको समझना जरूरी है कि
उन पे क्रिटिसाइज़ जब हमने सिस्टम के पर्सपेक्टिव में करना है तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। उसमें वो बात दुरुस्त है कि रियासत अपनी अवाम का ख्याल नहीं रखती, उनकी प्रायोरिटीज़ में अवाम नहीं है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल एनालिसिस है तो उसमें हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान की स्टेट फॉरेन पॉलिसी वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से तय करती है, जिसमें अपने आप को रेलिवेंट रखती है फौज। तो रेलिवेंट रहने के लिए चाइना के साथ भी कोऑपरेट करना ज़रूरी, यूएस के साथ भी कोऑपरेट करना बड़ा ज़रूरी। इसलिए ये सारी ताकतों और अपने मुल्क के साथ भी, तो इन सारी ताकतों को आप बैलेंस करने के लिए, अब बज़ाहिर तो यूएस कोई ये नहीं मानता ना कि वो टेररिस्टों को सपोर्ट कर, ये तो अंडरग्राउंड है। तालिबान के साथ वायदा किया, तालिबान के साथ वायदा किया तो वहाँ एक सिस्टम बना हुआ था पहले अफगानिस्तान में, उसको गिराया, तो एक वैक्यूम पॉलिटिकल आया। अब उस वैक्यूम के तहत अब वो मुहदा था होना, तो बेसिकली अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में मुहदा होना चाहिए था ना, वो गवर्नमेंट बनी हुई, लेकिन तालिबान के साथ यूएस ने मुहदा किया, उसमें पाकिस्तान को भी अलग रख, तो कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी। तो उस खिचड़ी पकने के बाद अब वो खिचड़ी से पाकिस्तान अगर इर्रेलीवेंट होता है तो ये पाकिस्तान फौज के इंटरेस्ट में नहीं, तो इसलिए इस इंटरेस्ट को रेलिवेंस रखने के लिए भी क्या, और चूंकि जितना भी ये सारा पीरियड था जिसमें यूएस यहाँ था, तालिबान को लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन देता रहा है, तो वो फिर नमक का हक अदा नहीं हो पा रहा। गुस्सा तो शायद ये भी है, जो नमक खाया है का हक अदा नहीं हो रहा। ठीक है, मुर्गी ने अंडा कहीं इंडिया में जाके दे रही है, मोदी को जाके अंडा दे रही है। ये मसले भी तालिबान के साथ हैं। क्यों? अब ये क्यों है? बेसिकली तो अफगानिस्तान की जो भी गवर्नमेंट हो उसको पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा नीचे ही रहना चाहिए, क्योंकि वो डिपेंडेंट है पाकिस्तान को। ये नहीं मैं कहता कि पाकिस्तान को उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, ट्रेड के रिलेशनशिप्स में ऐसा कोई अच्छा या बुरी नहीं होती, अथॉरिटी की होती। अफगानिस्तान की ट्रेड डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर, उनका सारा कुछ मोस्टली डिपेंडेंट है ना, उनका आटा भी डिपेंडेंट है, गंदम। तो पाकिस्तान समझता है कि दे कैन स्नब देम, तो इसलिए उनको पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन उनके मुआहदात शायद यूएसए के साथ भी हैं। तो अब ये खिचड़ी इस तरह से है कि अब उसके इंटरनेशनली भी चाइना को भी चूंकि इन लोगों से खतरा है, चाइनीज पे अटैक हुए हैं, ताजिकिस्तान में भी हुए हैं, अफगानिस्तान में भी हुए हैं, तो इसलिए चाइना का बैकअप है पाकिस्तान। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन पे अटैक हुए हैं। पाकिस्तान के पास एक लॉजिक है, टेररिज्म इज इन द न्यू वेव क्या है? आइस खुरासान पहली वेव थी, वो तो उसामा बिन लादेन की डेथ के साथ वो चैप्टर क्लोज हो गया। वो जो पाकिस्तान लेड ये सिस्टम था वो उसामा की डेथ के साथ क्लोज हो गया। अब ये न्यू है जो आईएस के राइज के साथ हुआ है, और यही मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ फेजेस बदल के आगे मार्केट में आ रहा है। आईएस अलकायदा इराक, पहले ये वो अलकायदा बेसिकली थी तो सामने, लेकिन उस अलकायदा का नाम यूज किया क्योंकि रीब्रांडिंग होने में टाइम लगता है ना, आइडियाज यकदम नहीं आते हैं, तो इसलिए अलकायदा इराक से आईएस बनी। ये एक न्यू वेव थी। आईएस के बाद आईएसआईएल और आईएस अफ्रीका, या जो वो वहां पे भी कार्रवाइयां हो रही हैं शबाब के नाम से, इस तरह मुख्तलिफ नामों से, और फिर ये आईएस खुरासान। तो अब ये आईएस खुरासान से प्रॉब्लम जो है वो चाइना तक फैल सकता। पाकिस्तान में तो हम कहते हैं कि ये जो कुछ भी करवाते हैं, मतलब ये तो पीटीआई का एक मौकफ है। रेलिवेंस में रहने के लिए मुझे जो लगता है वो मार्केट में, गेम में उतरना बड़ा जरूरी है। तो अब फर्दर डाटा आएगा, सिचुएशन सारी खुलती जाएंगे, इस तरह थिंग्स विल बी मोर क्लियर। बट ये एक फैक्ट है, तालिबान को ट्रैप हुए हैं तालिबान भी पपट के तौर पे प्ले हो रहे हैं, जिस तरह पहले पाकिस्तान, क्योंकि तालिबान को पैसे आ रहे हैं, अफगानी करेंसी स्टेबल है, वहाँ प्रोडक्शन है कोई नहीं, करेंसी स्टेबल है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल मनी आ रही है। और फिर पाकिस्तान को छोड़ के वो इंडिया के पास गए हैं, और इंडिया वो पुराना इंडिया नहीं है जो कांग्रेस का इंडिया था, ये मोदी का इंडिया है जो अभी इसराइल के साथ गठजोड़ कर रहा है, और इसराइल एक गासिब था, और इंडिया तो एक नौबादियाती मुल्क के तौर से ताकत से निकल के आज़ाद हुआ था ना, तो उसको तो उन ताकतों के साथ अलाइन होना था ना जो नौबादियाती फोर्सेस से लड़ रही हैं, जिस तरह इसराइल एक नौबादियाती फोर्स, तो फिलिस्तीनियों के साथ अलाइन। इसलिए पहले का इंडिया, गांधी वाला इंडिया, वो थोड़ा बहुत वो भी मुनाफिक ही था, उसकी भी एक अलग से, लेकिन फिर भी वो अच्छा प्ले करता था, वो प्लेयर अच्छा था, वो फिलिस्तीनियों के साथ भी बात करता था, नेल्सन मंडेला। लेकिन ये जो इंडिया है ये तो वो मौलाना आजाद से किसने पूछा, हिंदू एक हो तो क्या करते हैं, दो हों तो कहते हैं बनिए बन जाते हैं, तीन हो तो जलाद बन जाते हैं। तो अब बेसिकली ये अलाइन हो गए हैं, मतलब इनकी फोर्स बन गई है ना बीजेपी, और बीजेपी निकली कांग्रेस से ही है। तो ये जो के अडवाणी और ये जो दूसरा उससे पहले था अटल बिहारी, ये कांग्रेस में ही था, फिर इन्होंने जनता पार्टी बनाई। तो दिस इज कंट्री इज नीड टू बी, बाकी लोग तो सारे ही होते हैं उस मुल्क में, लेकिन डोमिनेट फोर्स तो बीजेपी ही है। इंडिया को एनालाइज करना होगा तो बीजेपी के पर्सपेक्टिव में। तो बेसिकली
इंडिया का इसराइल के साथ मिलना नौबदयाती ताकतों को सपोर्ट करना, ये दूसरों के मुल्कों पे कब्जे करने वाली ताकतों को सपोर्ट कर रहा है मोदी। तो इसलिए ये कोई हेल्दी कंट्री अब या वो अच्छी नहीं रही है, सिविलाइज नहीं रही। चाइना सिविलाइज, चाइना ने अपने मुल्क के अंदर भी सारे लोगों को इक्वल ट्रीट कर रहा है। बेशक तिब्बत या शिंजान उनके हम कहते हैं वो अलग से थे, लेकिन अब सिस्टम बनने के बाद रियासत सबको बराबर लेके चल, तो इसलिए चाइना इज द हेल्दी कंट्री, सिविलाइज्ड कंट्री। राइट, इंडिया राइट प्रिंसिपल पे नहीं। तो इसलिए चाइना को डज लगाने के लिए, चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए आइस खुरासान आगे मूव कर सकती, पाकिस्तान को तो वो करते हैं। तो इसलिए इन फैक्ट्स को सिर्फ कह देना है कि मुसलमान के मुसलमान, ऐसा नहीं है। अब ये खुरासान, आइस खुरासान या आईएस जितने भी, ये की क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये मुसलमान भी हैं कि नहीं। अल बगदादी वगैरह और ये जुलानी, इनके ये मुसलमान अगर हैं भी तो इंटरेस्ट तो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो जुलानी या ये इन लोगों ने बशर असद को वहां भगाया, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो नौबती ताकतों के साथ खड़े हैं ना। तो मुसलमान हुए भी तो क्या हुआ, बेसिकली तो यह है कि आप पॉलिटिकली किस साइड पे, हिस्ट्री की साइड पे, वही ग्रुप आगे इधर आगे इस सेंट्रल एशिया में अब गड़बड़ करता है। तो पूरा एशिया, हार्टलैंड एशिया में अफगानिस्तान है स्टर्ब हो, और वो आते वहां कैसे हैं, साइडों पे तो सारे मुल्क है। इसका मतलब एरोप्लेन के जरिए ही आते इतने टेररिस्ट, तो बाकायदा उनको लॉन्च किया जाता, ठीक है। इसलिए तालिबान के को सपोर्ट भी मिल रही है, एड भी मिली। तो क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ फौज में पाकिस्तान में इमरान खान को बिला वजह पकड़ा हुआ है, वो पॉलिसी अपनी जगह पे, उसको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। वो सेंट्रल डोमिनेंस फौज अपनी इधर भी मुल्क के अंदर भी रखना चाहती है, वो क्रिटिसाइजेबल है चीज़ें, लेकिन पूरे करैक्टर को जज करना होता है चीज़ों को। तो ये जो फौज का अटैक उस पर है ना, मैं सही कह रहा हूँ कि ये लेजिटिमेट है, लेकिन देयर आर कंसर्न्स। जो डाटा सामने आ रहा है, उसके डाटे के साथ मौजूदगी में अफगानिस्तान में भी खिचड़ी पक रही है। और अगर और कुछ भी नहीं है तो ये इससे ये ज़रूर है कि फौज रेलिवेंट रहेगी और वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ का उसको पता रहेगा, और तालिबान भी फिर ख्याल करेंगे और बाकी ताकतें भी ख्याल करेंगी। तो ये मल्टी डायमेंशन होती है, गैप का इलम तो किसी नहीं होता, लेकिन गड़बड़ है ज़रूर वहाँ। खुरासान वाले जो टेररिस्ट हैं लेड बाय इसराइल, ये मुझे अब इस पे मेरी क्लैरिटी फील हो रही है। दीज आर कंट्रोल्ड बाय इजराइल, और इंडिया का, मोदी का भी उसमें इनपुट है, लेकिन कंट्रोल्ड बाय देम। और इसमें फौज रेलिवेंट खुद को फील कर रही है। रेलिवेंसी रखने के लिए दीज अटैक्स आर नेसेसरी, मतलब दे फील दे इट इज नेसेसरी।